Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates. पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज मरियम नवाज़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इंतहाई शदीद गुस्से में थी, आग बगोला हो रही थी और उन्होंने एक ऐलान किया कि मैं लंदन जाऊंगी। और मरियम नवाज़ का जो लंदन जाने का इरादा है, उन्होंने उसकी दो वजूहात बताई। एक तो वो अपने वालिद साहब से मुलाकात करनी है, दूसरा उन्होंने अपना इलाज करवाना है। तो इससे ये बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई कि अनकरीब उनकी वापसी जाने के बाद शायद नहीं होगी। लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं वापस आऊँगी तो फिर सियासी मैदान को लीड करूँगी, बाकायदा तौर पे फाइटिंग फिट होकर वापस आऊँगी और इमरान खान का मुकाबला करूँगी। तो अपना सियासी कैरियर, सियासी फ्यूचर उन्होंने इस हवाले से लाए अमल बता दिया। इसमें नाज़रीन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर थोड़ी तफसील से बात करेंगे। दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान वो अपनी लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं और लॉन्ग मार्च की इस तैयारी के हवाले से एक्सपेक्टेड ये है कि अगले चंद दिनों में, अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ कायदीन कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी जाएगी। लेकिन इस लॉन्ग मार्च से क्या कुछ हासिल कर सकेंगे, इस दफ़ा स्ट्रैटेजी क्या होगी और माजी की स्ट्रैटेजी से थोड़ा इसे कंपेयर करेंगे कि क्या रिज़ल्ट हासिल कर सकेंगे या नहीं। और वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद में जो सेंसिटिव बिल्डिंग्स हैं उसमें आर्टिकल 245 इनका आर्टिकल 245 लगा दिया, जिसका मतलब है कि फ़ौज और रेंजर्स उन्होंने तलब कर लिए कि तमाम अहम इमारतों की जो सिक्योरिटी है वो अफ़वाज पाकिस्तान के हवाले की जाएगी। जी हाँ, जिस तरह 2014 के धरने के वक्त ये काम हुआ था कि अफ़वाज पाकिस्तान को बुला लिया गया था। तो इस हवाले से पीटीआई की स्ट्रैटेजी क्या कोई रिज़ल्ट हासिल कर सके, क्योंकि ये इकदाम बड़ा वाज़ेह बता रहा है कि हुकूमत बड़ी वाज़ेह है कि चाहे लॉन्ग मार्च हो चाहे कुछ हो, इलेक्शंस की तारीख नहीं देनी। ये वही अपोजिशन है जो कि माजी में लॉन्ग मार्चेस करती रही थी कि इलेक्शन होने चाहिए, जल्दी होने चाहिए, हम 2018 के इंतखाबात को कबूल नहीं करते। और अब एक दो वोट्स की मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट में बैठे हैं और जिसको इमरान खान कहते हैं कि चंद हैंडलर्स और चंद साजिशों और चंद सहूलतकारों की मदद से यह रिजीम चेंज ऑपरेशन करके यह हुकूमत आई, उसको बरकरार रखने का भी लगता है पूरा इरादा है। और मरियम नवाज़ की जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं तो उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाता है जो मैसेजिंग उन्होंने आज की है और चारों तरफ उन्होंने बाकायदा फायरिंग की है, किसी को नहीं बख्शा। चार कम अज़ कम ISI के DGs का उन्होंने हवाला दिया, दो का नाम लेके और दो का इनडायरेक्टली। जिन दो का नाम लिया उसमें जनरल पाशा जो DG ISI थे, बड़े क्रिटिकल टाइम पे DG ISI थे। उसके बाद जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जी हाँ वही जनरल ज़हीरुल इस्लाम जिनकी ऑडियो लीक्स भी इन्होंने की थी और जनरल राहील को बाकायदा ये ऑडियो सुनाई गई थी और फिर पब्लिकली ये बताया भी गया कि अपने DG ISI की कॉल्स ये लोग रिकॉर्ड करते थे, उनका जिक्र भी किया। और दो और का जिक्र भी उन्होंने किया जो कि इस वक्त हाजिर सर्विस हैं दोनों, लेकिन साबिक DG ISI हैं। इनडायरेक्ट इशारे उनकी तरफ किए कि वो सपोर्ट अभी भी इमरान खान को है। और एक का हवाला दिया कि उन्होंने तो जो बुशरा बीबी हैं उनके हवाले से कुछ रिपोर्ट किया था तो शायद इमरान खान नाराज़ हो गए। तो ये वाले इल्ज़ामात आज उन्होंने ISI के सरबराहान पे, दो माजी के बल्कि चारों माजी के, लेकिन दो उसमें से हाजिर सर्विस हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये इल्ज़ामात लगाए। ना सिर्फ ये बल्कि आज उनके स्टैंस में एक तब्दीली भी नज़र आई। जो उन्होंने इमरान खान के क्लिप्स चलाए वो तब्दीली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और मरियम नवाज़ के स्टैंस में आई, क्योंकि इमरान खान ने ये सिलसिला शुरू किया था और अक्सर तजियाकारों का ख्याल है कि इमरान खान जो भी ट्रेंड शुरू करते हैं मरियम नवाज़ उसे फॉलो करने की कोशिश करती हैं, या उनके स्ट्रैटेजिक मीडिया सेल में जो लोग हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ें कॉपी करके मरियम बीबी को मशवरा देते हैं कि जी देखें इमरान खान ने ये किया तो आप भी ये करें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। और इसी हवाले से जितनी भी मसलन फ़हाद हुसैन वहाँ पे एडवाइज़र हैं स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन के, अब पता नहीं उनका आइडिया था या किसी और का, लेकिन क्योंकि एडवाइज़र है, ऑफिशियल पोजीशन है, और जो स्ट्रैटेजिक मीडिया सेल है नून लीग का, जिस तरह से वो काम करता है और जिस तरह से वो मशवरे देते हैं जो कि सारे के सारे उल्टे पड़ते हैं और फिर फाइनली उनको यही ख्याल आता है कि जी जो इमरान खान कर रहा है वही करते हैं। तो आज मरियम नवाज़ ने भी इमरान खान के क्लिप्स अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाए और इमरान खान जलसों में इनके क्लिप्स चलाते हैं, तो एक और दफ़ा इमरान खान की नकल करने की बाकायदा कोशिश की गई है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और उन क्लिप्स में चला के कहा क्या गया, जो मैसेज देने की कोशिश की उसमें उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया कि माजी में जब मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ आर्मी चीफ का नाम लेके उनको क्वेश्चन करते थे, DG ISI का नाम लेके उन्हें क्वेश्चन करते थे, तो वो क्या मतलब होता था। और इमरान खान जिन्होंने अभी तक नाम भी नहीं लिया और जो जो टर्मिनोलॉजीज़ उन्होंने इस्तेमाल की, उन्होंने उन तमाम टर्मिनोलॉजीज़ को डायरेक्टली एसोसिएट कर दिया आर्मी चीफ के साथ, अफ़वाज पाकिस्तान के साथ, और अपनी तरफ से हमदर्द बनने की बड़ी बाकायदा कोशिश की और उस तरह की मैसेजिंग करने की
कोशिश की और इसमें ये डिफ्रेंशिएट किया गया कि नहीं जनाब, इमरान खान जो कर रहा है ये तो नाकाबिले माफ़ी, हमने जो किया था वो बिल्कुल सही था। इससे नाज़रीन एक बड़ा सवाल ये भी बनता है कि हमारी अफवाज पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, उसमें जो काम है उनका, जो असल काम है और जो बड़ी अच्छी तरह से करते हैं, अपनी जान हथेली पर रख के हमारे भाई वो काम करते हैं, हमारी बहनें जो अफवाज पाकिस्तान में कोई बॉर्डर्स के ऊपर, कोई सियाचिन पे, कोई अरेबियन सी में, कोई पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की हिफाजत कर रहा है, बाकायदा बड़ी मुश्किल हालात में वो काम करते हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो फिर ये सियासत से ताल्लुक़ किसका है जिस वजह से ये सवालात उठाए जाते हैं और अब मुल्क की बड़ी सियासी जमातें, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, इनडायरेक्टली उठा रही है, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ माजी में डायरेक्टली उठाती रही और अब मगरमच्छ के आंसू बहा के हमदर्द बनने की कोशिश कर रही है। तो जो फंडामेंटल काम है आइन में दिया गया, अगर वहाँ तक रिस्ट्रिक्ट हो और सिर्फ सिक्योरिटी का हो तो सब उनको तारीफ़ भी करते हैं और उनकी बाकायदा तौर पे कहते हैं कि ये हमारे माथे का झूमर है, ये हमारी अफवाज, अगर अपना काम सिक्योरिटी का ही करें। ये वाले जब सवालात आते हैं तो ये यकीनन सवाल उठता है और इशारे भी मिलते हैं कि ये काम कौन कर रहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर की सिक्योर लाइन, जो इमरान खान ने कहा कि जी जो मेरी बात हो रही थी आज़म खान से, वो तो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योर लाइन पे बात हो रही थी। अब ये कौन है जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योर लाइन जो है उसको भी बाकायदा तौर पे टैप करता है। और इसी तरह शहबाज शरीफ की गुफ्तगू भी सामने आई, जो कि वो बातचीत कर रहे थे। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं और जब बिहाइंड द सीन्स रह के कुछ काम किया जाता है कि जनाब हमारे तो फिंगरप्रिंट्स भी नहीं आएंगे, हम तो बड़े खुफिया तरीके से ये काम करेंगे, तो फिर तो पूरे के पूरे इदारे पे सवालात उठते हैं और ऐसे काम नहीं होने चाहिए। जो आइनी किरदार है वही होना चाहिए और अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तो जो इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी और जो लीगल अकाउंटेबिलिटी है वो होनी चाहिए। और इस हवाले से हमारे पास असगर खान केस की मिसाल मौजूद है जिसमें जो किरदार सामने आए, जो रोल सामने आया, उस तरह का किरदार नहीं होना चाहिए। मरीम नवाज़ ने नाज़रीन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे हमें एक और चीज़ का भी अंदाज़ा होता है कि उन्हें शदीद गुस्सा है कि इमरान खान को जो इंसाफ मिल रहा है, जो जस्टिस मिल रहा है, उसका उन्होंने कंपैरिजन अपने साथ करने की कोशिश की, अपने खिलाफ केसेस की कोशिश की, लेकिन ये नहीं बताया कि इमरान खान के तो लंदन में तो कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है, उन्होंने तो कोई एवनफील्ड अपार्टमेंट नहीं बनाया, उन्होंने तो कोई सरे मेंशन नहीं बनाया। माजी में जब उन्होंने 2000 बोतलों का कहा था, आज वो जिक्र नहीं किया क्योंकि वो उल्टी पड़ गई और इमरान खान को सब ने देखा था, एक डायरी उठा के गए थे और 2000 बोतलें ट्रक में ले जानी पड़ती हैं। तो इसलिए जिसने भी ये मशवरा दिया था या मरीम बीबी को बात बताई थी, उसने बड़ी ज़्यादती की थी मरीम बीबी के साथ। तो आज वो फिर पुरानी जो गर्दान थी उसके ऊपर आ गई, जो कि अभी तक एक भी चीज़ साबित नहीं हुई, ना कि ये आगे जाके साबित होंगी, चाहे वो तोशा खाना का हवाला दे रही थी या बाकी। क्योंकि इमरान खान की ज़ाती करप्शन यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही, उनकी टीम में बहुत सारी बीमारियाँ होंगी, बुराइयाँ होंगी, शायद करप्शन के केसेस भी अगर मैं कर रहा होता तो शायद कुछ निकाल ही लेते वहाँ पे तहकीकात करके, लेकिन वो चीज़ें इनकी अपनी अक्लमंदियों की वजह से चीज़ें नहीं निकल सकी। उसमें प्रोब अगर होती तो काफ़ी चीज़ें उनके दीगर लोगों की शायद निकल आती। उसमें ऐसे चंद करैक्टर्स मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जिनके हवाले से ये सवालात उठाए जा सकते हैं, लेकिन इमरान खान के हवाले से उनकी ज़ाती करप्शन का सवाल उठाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हाउस में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो पुराने लोग हैं जिन्होंने मुतअद्दिद वज़ीर आज़म और सदूर के साथ काम किया है, वो सब इसकी गवाही देते हैं। और जब इमरान खान को किसी इस तरह की चोरी का पता भी लगता था तो वो उस पर एक्शन भी लेता था। अब अपनी करतूतें, अपने माल को छुपाने के लिए इमरान खान का नाम इस सारी चीज़ में घसीटा जा रहा है। करप्शन के इल्ज़ाम थोपे जाओ, फिर उसके बाद साइफ़र वाली कहानी जिस तरह से बनाने की कोशिश की गई और इमरान खान को फ्रेम करने की, उसमें इतनी मजाक खेज़ ये कहानी होती जाएगी नाज़रीन आगे जाके। उसमें आपको ये स्ट्रैटेजी भी नज़र आती है कि शायद नून लीग भी ये चाहती है कि इसकी तहकीकात हो, जो कि अच्छी चीज़ है, लेकिन FIA से ये तहकीकात नहीं होंगी जिसमें आप DGIB को भी डाल दें, DGISI को, उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसे कवर अप ही समझा जाएगा जब तक ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसकी ओपन हेयरिंग नहीं होती, इसकी ओपन तहकीकात नहीं होती। क्योंकि अब वो साइफ़र जो है उसके कंटेंट्स लीक हो चुके हैं। जब इन्होंने ये समरी सर्कुलेट की, बाकायदा तौर पे साइफ़र नंबर इसमें लिखा, उसकी तारीख़ लिखी और राइडर के ज़रिए सबसे क्या बाय सर्कुलेशन ये करवाई, तो वो कंटेंट्स तो अब सबके पास पहुंच चुके हैं। अनकरीब इंशाल्लाह मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ कि मुझ तक भी वो कंटेंट्स आ जाएं, तो आपके साथ इसी फोरम से इंशाल्लाह शेयर करेंगे कि वो कंटेंट्स क्या हैं उस साइफ़र के। लेकिन एक चीज़ पता लगी है उसमें कि डोनाल्ड लू ने जो बात की थी वो एग्जैक्टली यही बात थी कि अगर इमरान खान को नहीं हटाया गया तो वी विल टेक यू हेड ऑन। ये उसी तरह की धमकी थी जो रिचर्ड आर्मिटेज ने दी थी उस वक्त के DGISI जनरल महमूद को, और कहा था कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट, और फिर एम्बेसडर के ज़रिए जनरल मुशर्रफ को कन्वे वो चीज़ की गई थी।
और फिर बाकी ये फैसले उस तरह से हुए थे। लेकिन यहाँ मामला डिफरेंट, साइफर पे फिर बात करेंगे। जो सवालात ये लोग उठा रहे हैं इस हवाले से, उन सारों के अंदर अभी तक जितने फ्रेम हुए हैं ये सारे के सारे खुद फंसते हैं। दूसरी बात नाज़रीन जो मरीम नवाज़ ने की आज वो मीडिया के हवाले से, बिल्कुल पिछले दौर में भी कुछ कार्रवाइयाँ हुई लेकिन यहाँ पे वो साफ बच निकली कि देखें जी हमारे दौर में तो मीडिया बड़ा आज़ाद है। एक मिसाल तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे नौकरी से बाकायदा प्रेशराइज करके एयरवाई को निकलवाया गया और ये कंडीशन रखी गई कि एयरवाई तब तक नहीं खुलेगा जब तक अरशद शरीफ को बाकायदा तौर पे सैक नहीं किया जाएगा, नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। 4000 मेरे और पुलिस का मामला भी था, बहुत अच्छा फैसला किया एयरवाई ने, कम से कम ऑन एयर आ गया, आप लोग उससे से देख सकते हैं। लेकिन अम्माद यूसुफ, उसको रात 2:30 बजे घर रेड करके उठाया गया और अम्माद यूसुफ वाइस प्रेसिडेंट एयरवाई न्यूज़, डायरेक्टर न्यूज़, और आज तक किसी एडिटर के साथ ये कार्रवाई नहीं डाली गई थी और उसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उन्हें ह्यूमिलिएट किया गया। ये मिसाल हमारे सामने है, मुकदमा उनके ऊपर बनाया गया और मरीम नवाज़ कहती हैं जी हमने तो किसी को अरेस्ट नहीं किया, एयरवाई से तो अभी तक कोई अरेस्ट ही नहीं हुआ। उसके बाद आप मिसाल ले लें नाज़रीन, इमरान रियाज खान को बाकायदा मुतअद्दद इन्होंने केसेस किए अपनी, जब इनकी हुकूमत थी 20 से ज़ायद 2 दर्जन केसेस इमरान रियाज खान के ऊपर किए गए और इमरान रियाज खान को भी कस्टडी के दौरान जिस तरह से हरासा किया गया, ह्यूमिलिएट किया गया, टॉर्चर किया गया। इमरान रियाज खान किसी दिन बताएंगे, उनकी तफसीलात उनको बतानी चाहिए ताकि कौम को पता लगे कि जब हम लोग आपके लिए इंफॉर्मेशन ला रहे होते हैं, आपके हकूक़ की जंग लड़ रहे होते हैं, तो उसके पीछे के क्या क्या थ्रेट्स होती हैं, किस किस चीज़ से गुजरना पड़ता है। जमील फारूकी नौजवान सहाफ़ी, अपनी मेहनत से जिसने अपना नाम बनाया, उसे बाकायदा उठाया गया, टॉर्चर किया गया, 3rd डिग्री टॉर्चर उसको दिया गया बेचारे को। उसके अभी तक जो गूगल अकाउंट है, यूट्यूब अकाउंट, वो अभी तक रिस्टोर नहीं, वो पासवर्ड्स भी ले लिए कि आवाज़ वो ना, उसकी आवाज़ ना पहुंच सके। इसके अलावा नाज़रीन आप देख लें, समी इब्राहिम के ऊपर उनके दफ्तर के बाहर हमला किया गया, साबिर शाकिर, उनके धमकियाँ आई, जान से मारने की धमकियाँ, उन्हें बाहर जाना पड़ा और दीगर इस तरह की मिसालें। आरिफ हमीद भट्टी की आप ले लें मिसाल, आरिफ हमीद भट्टी को बाकायदा ऑफ एयर करवाया गया। उनके जो ज़ुबैर चट्टा साहब जिस दिन बीमार थे, 5:45 बजे उनके घर 2 लोग गए और उन्होंने कहा कि जी आज आरिफ हमीद भट्टी नहीं बैठेगा और आरिफ हमीद भट्टी को ऑफ एयर करवाया गया। तो ये तो पिछले 6 माह में चंद मिसालें। अयाज अमीर साहब, इतना बड़ा नाम सहाफ़त का, उनके ऊपर लाहौर में बाकायदा हमला करवाया गया जब दुनिया टीवी से वो प्रोग्राम करके निकले। CCTV कैमराज लगे हुए हैं लेकिन आज तक वो फुटेज नहीं आई। ये वो पिछले 6 महीने में नाज़रीन इनकी कारस्तानी। और मरीम कही थी देखें जी हमारे दौर में तो सहाफ़ियों को कुछ हुआ ही नहीं, एयरवाई से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और एयरवाई से किसी को गिरफ्तार होना चाहिए। जितनी इन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं पिछले 6 माह में, इसकी मिसाल जनरल ज़ियाउल हक की डिक्टेटरशिप में नहीं मिलती, इसकी मिसाल अयूब खान की डिक्टेटरशिप में नहीं मिलती। और फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहे थे किस तरह का इजहार बयां हो रहा था। उस पर वो शेर भी है ना कि दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो। मरीम नवाज़, उनके हैंडलर्स और उनके साथ जो उनके सहूलतकार हैं वो ये तमाम कार्रवाइयों में लफ्ज़ हैं और 1-2 वोटों की हुकूमत को बरकरार रखा जा रहा है ज़िद की वजह से और इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से। जो अवामी मैंडेट है, अवामी राय है, उसको सेबोटाज किया जा रहा है और इसी अवामी राय के लिए इमरान खान एक लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहे हैं। तो ये लॉन्ग मार्च अब होगी किस तरह की? क्या इस्लामाबाद आएंगे? और इस्लामाबाद अगर आएंगे तो हुकूमती हलकों में ऑलरेडी नाज़रीन ये डिस्कशन हो चुकी है कि अगर ये आएंगे इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च लेके आएंगे तो इन्हें हम F9 पार्क बिठा देंगे या परेड ग्राउंड या कहेंगे किसी और जगह पे बैठ जाएं, लेकिन आगे डी चौक की तरफ नहीं आने देंगे। और अगर इन्होंने कोशिश की तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और कहेंगे जनाब ऑनरेबल जज साहिबान आपका ये ऑर्डर है, माजी में भी आपने ये ऑर्डर दिया था, ये जगह डेजिग्नेटेड है, तो इन्हें कहें वहाँ चले जाएं। तो अगर वो इस्लामाबाद में एंटर होते हैं तो उनके साथ ये होगा, इसकी प्लानिंग हो गई है, 245 के तहत फौज बुला ली गई है। तो अब स्ट्रैटेजी क्या बची है PTI के पास, इमरान खान के पास? उसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं नाज़रीन। और प्रोटेस्ट को अगर आप स्टडी करते हैं और डिफरेंट वर्ल्ड मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं तो आप इस्लामाबाद के बाहर से रह के भी इस्लामाबाद को चोक कर सकते हैं और गवर्नमेंट को आप फोर्स कर सकते हैं कि जनाब आप इलेक्शंस का इनेकाद करें। वो PDM की जमातें जो खुद इलेक्शंस मांगती रहीं कि 2018 के इंतखाबात को हम कबूल नहीं करते और इमरान खान ने जब असेंबली तोड़ के ऐलान किया कि इलेक्शंस में जाना है तो वहाँ से सब के सब भागे, पतली गली से निकल गए। बिल्कुल उसी तरह रिजीम चेंज ऑपरेशन की प्लेबुक जो ईरान में मुसद्दक के खिलाफ 1950s के शुरू में इस्तेमाल हुई, एग्जैक्टली वही प्लेबुक पाकिस्तान में इस्तेमाल की गई। और इमरान खान ने कहा कि चलो लोगों के पास चलते हैं, आपके पास जाते हैं, अवाम के पास जाते हैं, तो वहाँ से ये सब भाग गया और अभी तक इनका भागने का इरादा है। तो क्या इस्लामाबाद को बगैर इस्लामाबाद में एंटर हुए चोक किया जा सकता है? मुख्तलिफ शहरों में कंप्लीट शटर डाउन स्ट्राइक हो सकती है, इंडस हाईवे बंद हो सकती है, मोटरवेज बंद हो सकती हैं।
जब तक नाज़रीन ये चीज़ें नहीं करेगी पीटीआई, और अगर वो समझते हैं कि लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद आ गए, इस्लामाबाद में हम आके बैठ जाएंगे, तो हुकूमती हल्के कहेंगे जी पहले भी तो 126 दिन का धरना हुआ था, क्या हुआ, आए आके बैठें, फ़ौज को हमने बुला लिया, रेंजर्स हम तैनात कर देंगे, उसके बाद ये जलसा करते रहें। तो इसमें स्ट्रैटेजी ऑल्टरनेट इन्हें करनी पड़ेगी, और फैज़ाबाद को ब्लॉक करें, बाराकोह को अगर ये ब्लॉक करते हैं, और डिस्कशन भी इस हवाले से मेरे ख्याल से 1-2 हुई हैं। फिर इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे को ये अगर ब्लॉक करते हैं, मोटरवेज़ ब्लॉक करते हैं, हाईवेज़ ब्लॉक करते हैं, और कंप्लीट शटर डाउन अगर करते हैं, तो फिर हुकूमत बातचीत करने पे आमादा होगी, और इमीडिएटली नहीं होगी, जब वो पेन फील होगा उन्हें, तो उसके बाद शायद ये तैयार हों। और इस पे मेरा ख्याल आवाम को भी अब कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी कि जो मुश्किलात इसमें आए, कि हकीकी आज़ादी की अगर जंग लड़नी है, जो पिछले 75 साल से इस मुल्क के साथ हो रहा है, पिछले 75 साल से जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाने की जो भी लीडर कोशिश करता है, उसे साइडलाइन किया जाता है। अगर हमने उसे तब्दील करना है, अगर हमने ये आज़ादी लेनी है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये डिक्टेट ना करेंगे पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत कितनी होनी है, कितनी नहीं होनी है, हमारी खारजा पॉलिसी कैसी होनी है, चाइना के साथ ताल्लुकात होने हैं नहीं होने, रूस के साथ ताल्लुकात होने हैं नहीं होने, अमेरिका के साथ ताल्लुकात की नौयत क्या होगी, बाकी खित्ते में ताल्लुकात की नौयत क्या होगी, उसके लिए हमें ये हकीकी आज़ादी की जंग लड़नी है। जो अल्लामा इकबाल का ख्वाब था खुददारी का, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सॉवरेंटी की बात की थी, पाकिस्तान की सॉवरेंटी की जो विज़न उन्होंने दिया था, उस विज़न को कायद आज़म की वफ़ात के बाद ही दफन कर दिया गया। और हमेशा से हम ये देखते आए हैं कि बिग पावर गेम में चंद लोग बैठ के बंद कमरों में ये फैसला करते हैं कि अब ये डायरेक्शन ऐसे होगी और मुल्क को ऐसे लेके चलना, और पाकिस्तानी कौम को, जो इंतहाई बाशऊर पाकिस्तानी कौम में, भेड़ बकरियों की तरह हम हाँक लेंगे, ताकत के ज़ोर पे हाँक लेंगे। मेरे ख्याल से ये फाइनल बैटल है, और इसके बाद अगर आपके बच्चों का मुस्तकबिल, जैसे इमरान खान कहते हैं, वो आप बेहतर चाहते हैं, तो इसमें हर पाकिस्तानी को शायद खड़ा होना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी, और इस हक की जंग में ये डिसाइड करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तानी कौम करेगी, पाकिस्तान का हर शहरी करेगा। जब वो वोट डालता है तो वो अपनी ताकत का इजहार करता है, और इस वक्त पाकिस्तानी शहरी अपने वोट के हक का, जो वोट का हक है, उसकी डिमांड कर रहे हैं, और वो उन्हें डिनाई की जा रही है। ये नाज़रीन आगे की सूरत हाल अभी डेवलप हो रही है, इंतहाई क्रिटिकल अगले चंद दिन है जिसमें इंतहाई अहम फैसले होने हैं। हु ब्लिंक्स फर्स्ट ये भी देखा जा रहा है, और इमरान खान अपनी तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत भी तैयारी कर रही है, और सबसे क्रिटिकल रोल आवाम का होगा, आपका होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates.